हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। इससे पहले जो पेपर हमने डिस्कस किए थे सिलेबस के बारे में, वो GS1 का सिलेबस हमने डिस्कस किया था आपसे, और GS2 की हमने बात की थी, और GS3 की बात की थी। अब आता है GS4। तो जो आपका मेंस का सिलेबस है, इसमें एसए के अलावा GS1, 2, 3, 4 और 2 ऑप्शनल होते हैं। तो इस तरह से आपके जो मेरिट वाले पेपर होते हैं, टोटल 7 पेपर होते हैं। तो आज हम GS4 की बात कर रहे हैं। GS4 का जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि GS1, 2, 3 जो होता है लगभग आंसर सबके सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है, लगभग एक से ही आंसर होते हैं, कंटेंट भी लगभग एक से ही होता है। लेकिन जो चेंज आता है वो आपके ऑप्शनल में आता है, जो कि 500 नंबर का होता है। इसके अलावा जो एसए होता है वो 250 नंबर का होता है, और GS4 वो भी 250 का होता है। यानी जो आपके 1000 मार्क्स होते हैं, तो वो जो आते हैं अकेले GS4 एसए और ऑप्शनल से ही आ जाते हैं आपके। तो इसलिए आपको मेहनत इस पर बहुत ज़्यादा करनी है। तो ये पेपर डिसाइड करते हैं कि आपका नाम लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो एथिक्स के बारे में आप जानते हैं, एग्ज़ाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही ये रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हो जाता है एथिक्स। और इसके अलावा अगर आप सर्विस में पहुंच जाते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप जब कंट्री को सर्व करते हैं, किसी स्टेट में आप होते हैं, उसे आप सर्विस देते हैं, सर्व करते हैं, तब भी एथिक्स का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वहाँ पर जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो आपके एटिकेट्स होते हैं, वो काम आते हैं सारे सर्विस में। तो इसीलिए इस पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करें, और ज़्यादा लेंदी में नहीं है पेपर, आराम से तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं GS4 की, जो कि एथिक्स का पेपर है। बेसिकली जो इसमें पूछा जाता है वो एथिक्स होता है, इसमें नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी होता है, सत्यनिष्ठा और एप्टीट्यूड होता है, यानी अभिरुचि। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इसमें बात होती है। तो जो आपको फोकस करना है इसमें, फोकस इक्वली ऑन सेक्शन ए, ये की थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें डिमांड करता है आपसे जानने की एग्जामिनर कि कितना आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हैप्पी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, हैप्पी के एग्जाम्पल कैसे देते हैं, और सिंपैथी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, कंपैशन क्या होता है आपके लिए। तो इस तरह की चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें थ्योरी वाले सवाल आते हैं इसमें। और उसके बाद जो सेक्शन बी होता है वो होता है केस स्टडी बेस्ड। अब केस स्टडी में आपको एक पेसिस टाइप केस स्टडी दे दी जाती है मामला का अध्ययन करने के लिए, और उसके बेस पर आपको सवाल के आंसर देने होते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप खूबसूरती के साथ आंसर देते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप उसमें ऐड करते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल ऐड करते हैं आप अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। आंसर मस्ट हैव एथिकल आउटलुक एट ऑल टाइम। अब जब आप GS4 का पेपर के आंसर लिख रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं समझना है कि GS1 का पेपर लिख रहे हैं, या GS2 का लिख रहे हैं, या GS3 का। आपको GS4 का पेपर सोच के लिखना है। तो इसमें जो आपको चीज़ें डालनी है, मोरल वैल्यूज़ की डालनी है, यानी कि एथिकल आउटलुक होना चाहिए आपका। आप इसमें ज़्यादा फैक्ट ना डालें, जिसे GS1 में डालेंगे आप, GS2, GS3 में ऐड करेंगे। तो GS4 में ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड करने पड़ेंगे अपने आंसर में, और जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके एग्जांपल आपको ऐड करने पड़ेंगे, या सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल हुआ है, ये स्पेशल कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी के लिए, इस कंट्री के लिए। तो आप उनके लाइफ से एग्जाम्पल उठा के डायरेक्ट कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, उससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसके बाद जो है आपको शॉर्ट नोट्स GS4 पे हर टॉपिक पे आपको तैयार करने हैं। जो GS4 का सिलेबस है, जो मेंशन है उसमें टॉपिक, हर टॉपिक पे आपके एक पेज के लगभग A4 शीट के आपके नोट डाउन होने चाहिए। इसके बाद जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो क्या चीज़ें आपको याद रखने की हैं। सबसे पहले तो वो जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कंपैशन की बात चल रही है या सिंपैथी की, तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कंपैशन जो करुणा होती है उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, और सिंपैथी है क्या होती है, क्या उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। और लिखना ही अपने आप शब्दों में है आपको, इन योर ओन वर्ड्स। ऐसा नहीं है आप कॉपी करते हैं कहीं से, गूगल से या बुक्स में से। आपको अपने शब्दों में इसे लिखना है ताकि एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर पाएँ इजीली। अब एग्जाम्पल जब आप देंगे, एग्जाम्पल भी आपको रटे रटाए नहीं लिखने हैं, अपने शब्दों में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं जो आपको याद रहें। जैसे कि आप
ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद टीचर ने आपकी कॉपी चेक की और बाय मिस्टेक ज़्यादा नंबर दे दिया आपको टीचर ने, तो टीचर गेव यू एक्स्ट्रा मार्क्स बाय मिस्टेक। इसके बाद आपका कंसाइज क्या कहता है कि आप खामोशी के साथ बैठे रहेंगे और नंबर ज़्यादा लेने के बाद, या टीचर से बताएंगे जाकर कि सर मेरे इस पेपर में नंबर जो था ना बाय मिस्टेक आपसे ज़्यादा दे दिया आपने मुझे नंबर, मेरे नंबर इतने नहीं आ रहा है। अगर नंबर आपके जैसे आउट ऑफ 10 में से आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 7 आ रहे हैं, बाय मिस्टेक टीचर ने आपको 9 दे दिए हैं, तो आप टीचर से जाके कहेंगे सर ये बाय मिस्टेक आपने ज़्यादा नंबर दे दिया, मेरे 7 नंबर आ रहे हैं 8 करने के बाद। तो ये आपकी क्या होती है, इंटीग्रिटी देखी जाती है यहाँ पर, ये मोरल वैल्यूज़ आपकी होती है जो कि सर्विस में काम आएंगी। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल आपकी ज़िंदगी में नहीं है या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैन भी पर्सनल, कुछ निजी हो सकते हैं आपकी लाइफ के, किसी और की लाइफ के, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, कुछ आप परिकल्पना भी कर सकते हैं किसी एग्जाम्पल के बारे में, तो उससे आपका काम चल जाएगा। एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल है या नहीं है, ये हाइपोथेटिकल आपने आंसर लिखना, लेकिन आंसर जो है ना वो रिलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से। जैसे कंपेशन की बात चली तो कंपेशन के ऊपर होना चाहिए वो एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल किसी पर्सनैलिटीज़, जो कोई व्यक्तित्व होता है या सिविल सर्वेंट होते हैं या फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके आप लाइफ से भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इससे आपका आंसर एनरिच हो जाएगा और आपको +1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। डायग्राम का इस्तेमाल यहाँ भी आप अगेन कर सकते हैं और फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, इससे टाइम सेविंग में काम देता है डायग्राम और फ्लो चार्ट। और इसके अलावा आप कोई फेमस कोटेशन है, कोई कोट है किसी फेमस पर्सनैलिटी का या किसी रिफॉर्मर का या कोई फेमस सिविल सर्वेंट होते हैं, उन्होंने कोई बात कही है, तो आप उनके कोटेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, तो इसके आपका आंसर इससे अच्छा लगेगा। अब टॉपिक आता है जैसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइज एज ए सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस। अगर ये टॉपिक है जैसे, अब आप इसे कैसे कवर करेंगे, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लेंगे आप। लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ रेफर्स टू ए सेट ऑफ रूल्स फॉर रेगुलेटिंग एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो ये आ जाती है डेफिनेशन लॉ की। अब कंसाइज की डेफिनेशन क्या है, कंसाइज इज़ द इनर वॉइस, जो एक आपकी अंदर की आवाज़ होती है, ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी क्या सही है क्या गलत है। किसी काम को करने से पहले आपके माइंड में आता नहीं आता कि ये चीज़, ये काम सही है मेरे लिए, ये काम गलत है। तो आपका जो कंसाइज होता है ना, जो अंदर की आवाज़ होती है, अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, इनर वॉइस, वो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट करती है, अवेयर करती है कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सही काम होगा तो वो अंतरात्मा कहेगी करने के लिए, फोर्स करेगी। अगर गलत काम होगा तो अंतरात्मा कहेगी ये काम मत करिए, इस पर नुकसान हो सकता है, ये चीज़ सही नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती ये बात। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यही चीज़ें सर्विस में आएंगी आपके सामने। इसके बाद आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्लो चार्ट आप यूज़ करेंगे अपने आंसर में तो ऐसे कर सकते हैं जैसे लॉ एंड रेगुलेशन है। इसके बाद आप लिखेंगे एक्सटर्नल गाइडेंस होती है एक, तो इसमें लॉ एंड रेगुलेशन में कहाँ से गाइडेंस आती है, एक्सटर्नल गाइडेंस, यानी अगर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं या कोई लॉ होता है वो बाहर से ही तो लगाया जाता है लोगों के ऊपर, अंदर से तो नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो दिखाई देता है, वो एक फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, आप ये कह सकते हो यहाँ पर, वो हमें दिखाई दे रहा है, वो रिटर्न फॉर्म में होता है। और जो कंसाइज होता है वो दिखाई नहीं देता, वो एक अंदर की आवाज़ होती है, आपके अंतर्मन की आवाज़, उसे बोलते हैं इंटरनल गाइडेंस। तो एक्सटर्नल गाइडेंस आपको मिलती है लॉ एंड रेगुलेशन से या रूल्स से, नियम कानून से। और जो इंटरनल गाइडेंस होती है, जो अंदर की गाइडेंस होती है, वो कहाँ से मिलती है, कंसाइंस से, जो आपके अंतरात्मा होती है, वो हमेशा सही काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। अब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, एक्सटर्नल गाइडेंस एंड इंटरनल गाइडेंस, ये इफ़ेक्ट करती हैं आपके इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी जो आपका बिहेवियर है उसे इम्पैक्ट करती है नहीं करती। यानी अगर कानून कोई लगाया जाएगा आप कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे, या आपके वो पर्सनैलिटी के सूट नहीं करेगा वो कानून, या फिर इंटरनल गाइडेंस जो होगी वो भी आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे फाइनली से एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप।
यानी कि निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, ये आपका टॉपिक है एथिक्स में GS4 में। तो ये सिलेबस के वर्ड आपने यहाँ पे यूज़ कर लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो सिलेबस के वर्ड हैं उसे भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं जब आप डायग्राम बनाएं या फ्लो चार्ट बनाएं, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा इससे। अब आप एग्जाम्पल जो लेंगे, उदाहरण, वो कहाँ से लेंगे? मिसालें, एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर योर कंसाइज मेड यू डू द राइट थिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप UPSC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको कोई शख्स दिखाई देता है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब टाइम नहीं है ज़्यादा इंटरव्यू में शुरू होने में, तो आपकी जो अंतरात्मा क्या कहेगी? आप उसे छोड़ के चले जाएंगे या आप उसे उठा करके या उसका अरेंजमेंट करके आप उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे? तो कहीं ना कहीं आपका अंतरात्मा ये नहीं कहेगी कि भाई हमारा इंटरव्यू है, सारी स्टेज हमने क्लियर कर ली है, प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो गया, UPSC का मेंस भी हो गया, फाइनल स्टेज है, इसलिए हम अपना करियर देखें। अगर आप करियर देखोगे तो कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपने कंप्रोमाइज़ करा है अपने कंसाइंस के साथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खिदमत करनी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं सोसाइटी में, आप सोसाइटी के एक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक सर्विस के लिए चुना गया है, तो आपको लोगों की खिदमत करनी है वहाँ पर। तो आपको यहाँ पे इतना खुदगर्ज, इतना सेल्फिश नहीं होना है, आपको लोगों के बारे में भी सोचना है, लेकिन इतना भी नहीं करना अपना नुकसान हो जाए। तो आपको एक बैलेंस बनाना है वहाँ पर, आपका अपना भी नुकसान नहीं हो और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अब जो कोटेशन आप देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे महात्मा गांधी जी की एक कोटेशन है, देयर इज़ ए हायर कोर्ट देन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज़ द कोर्ट ऑफ कंसाइंस। यानी हर एक बड़ी कोर्ट के ऊपर भी एक सबसे बड़ी कोर्ट होती है इंसाफ की, दैट इज़ कोर्ट ऑफ कंसाइंस, जो क्या होती है? अंतरात्मा की कोर्ट होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कह दिया गया है इसे, सबसे बड़ी कोर्ट से भी ऊपर कोर्ट क्या होती है? जैसे कि एक सबसे ऊपर कोर्ट मानी जाती है पूरे दुनिया में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये कंसाइज की जो कोर्ट होती है सबसे ऊपर होती है। ये हमेशा सही बताती है आपको, सही जगह आपको गाइड करती है, ये आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगी। दूसरी बात कही गई है यहाँ पे कानून के बारे में, नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग हिटलर डिड इन जर्मनी वाज लीगल। ये मार्टिन लूथर किंग ने कही थी बात। यानी कि जर्मनी में जो भी हिटलर ने किया था, ऐसा नहीं था कि सब वो लीगली था। हालांकि हिटलर की गवर्नमेंट थी वहाँ पे उस वक्त, वो काम कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि कानून के तरीके से हो रहा था सब कुछ। तो जैसा कि कोर्ट बता रहा है कि नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग हिटलर डिड इन जर्मनी वाज लीगल, तो ऐसा नहीं सब कुछ लीगल ही था। तो लीगल है या नहीं है ये कौन बताएगा? कंसाइंस, इंसान की जो कंसाइंस होती है ना, अंतरात्मा, ये चेतना जो होती है उसकी कंसाइंस। अब इसके बाद ऑलवेज लिंक ईच पार्ट ऑफ सिलेबस विद इट्स रोल इन सिविल सर्विसेज। यानी जितने भी पार्ट होते हैं ना सिलेबस के, उसे लिंक करना है किसके साथ? सिविल सर्विस के साथ आपको। जैसे कि वैल्यूज़ होती हैं, जो मूल्य होते हैं, ट्रेड्स जो शील गुण होते हैं, और EI होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप होता है। ये सब आपको ध्यान रखना इन पॉइंट्स का जब आप नोट्स बनाएंगे सिलेबस के टॉपिक पर। उसके बाद प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड यूज़ देम इन योर आंसर। जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो बिल्कुल मुख्य बातें होती हैं, उनकी आप लिस्ट बना लें और उन्हें अपने आंसर में आप क्या कर सकते हैं? कोट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अब जो भी वर्ड्स यानी शब्द जो हैं सिलेबस में वो दिए हुए हैं, मेंशन हैं, और रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड ARC, और जो सेकंड ARC है उसकी 4th रिपोर्ट है और 12th रिपोर्ट है। अब जो वर्च्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे कि लिस्ट दी हुई है इंटीग्रिटी के बारे में, वो नोट डाउन कर लेना। अब सेकंड ARC में से जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है 7 सिंस गिवन बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने 7 पापों के बारे में बात करी थी, तो अपने आंसर में आप कोट कर सकते हैं कौन कौन से पाप बताए थे, चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, तो आंसर आपका अच्छा लगेगा इससे। तो आपको इनके बारे में नोट्स बनाने हैं। अब बात आती है जो सेकंड पार्ट आता है GS4 का सेक्शन भी, वो होता है केस स्टडी। अब जब सेक्शन है आपका पूरा हो जाएगा, तो फिर आएगा सेक्शन B, यानी कि केस स्टडी, मामले का अध्ययन करना। अब एक पैसेज टाइप होगा, उसके ऊपर आपको आंसर लिखने हैं, उसे पढ़ना भी अच्छे से समझना है। अब उसे आप कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो रीड टॉपर कॉपीज़। बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ देते हैं, उनकी ऑनलाइन भी मिल लेंगी, ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, आप उन्हें परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उनके आंसर की कॉपी देखिए आप, ये टॉपर्स ने किस तरह से कैसे स्टडी लिखी है,
कैसे इंट्रोडक्शन दिया है, मेन बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखा है, कैसे डायग्राम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करा है, ये सब चीज़ अपने आंसर में आप ऐड करेंगे। और इसके अलावा अपना भी आपको स्टाइल डेवलप करना है। यू विल हैव टू डेवलप ऑन योर ओन, जो आपका स्टाइल होता है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि टॉपर्स को आपको ब्लाइंडली कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना है, सिर्फ उससे आपको जो ना हिंट्स लेने हैं अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। अब उसके बाद जो है प्रैक्टिस इन टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट है, जितने मिनट में आपको केस स्टडी लिखनी है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मस्ट डू है, डू नॉट इग्नोर, आपको इग्नोर करनी नहीं है चीज़। इसके बाद क्या करना है आपको, वर्कआउट 2-3 वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द केस स्टडीज़। अब केस स्टडीज़ जो आती हैं आपकी, वो जितनी भी आएंगी 6, 7, 8 जितनी भी आती हैं केस स्टडी, आपको 2-3 स्टाइल के हिसाब से लिखनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर केस स्टडी को आपका स्टाइल लिखने का इन्हें एक ही है, यानी पहली केस स्टडी अलग स्टाइल से लिखी है, दूसरी अलग से लिखी, तीसरी अलग से। तो इस तरह से आपको अपना स्टाइल चेंज करते रहना है। कहीं कहीं फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो चीज़ें, कहीं आप अलग तरह से समझा रहे हो। तो आपको 2-3 तरीके इस्तेमाल करने हैं केस स्टडी लिखते हुए। तो एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगेगा कि सेम चीज़ इसने रिपीट कर रखी है, ये कोई ये मेथड रट के आया है उसी के हिसाब से लिख रहा है। तो आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा माइंड में सिर्फ फिक्स नहीं कर लेना कि इसी के हिसाब से मुझे लिखनी है सिर्फ। तो 2-3 आपके तरीके, 4 तरीके भी हो सकते हैं केस स्टडी को आपको टैकल करने के लिए। प्रिपेयर ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़। अब कुछ केस स्टडीज़ एग्जाम में ऐसी आती हैं जो पूछते ही है। फॉर एग्जांपल जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन होता है, इसके ऊपर केस स्टडीज़ लगभग आती हैं, थोड़ा सा कंटेंट अंदर चेंज हो जाता है, बाकी वो पूछता ही है एग्ज़ाम में हर साल। और करप्शन इन सर्विसेज में करप्शन के बारे में भी सवाल आते ही है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज हो जाना, उसके बारे में कहीं ना कहीं आता है, ये किसी ने डिस्क्लोज कर दी है, तो उस तरह से आते हैं सवाल। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट्स प्रिपेयर बिफोर। तो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं ना इनके ऊपर, इन टॉपिक के बारे में आप इसे पहले से नोट कर लेंगे कि इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, कंक्लूजन कैसे देंगे, एग्जाम्पल्स कौन से डालेंगे अगर ऐसा आए तो, करप्शन के बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, रियल लाइफ में जो करेंट में घटनाएं घटी हैं वहाँ से भी एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो, तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से नंबर, कोई भारी पेपर नहीं है, ईजी पेपर है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। इसके बाद गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बट नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एथिक्स। और आपको जो सॉल्यूशन देने हैं ना बहुत प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को भाई इन्होंने तो हाइपोथेटिकल बात कर दी है, बिल्कुल ये इन्होंने तो अनइमेजिनरी बात कर दी है जिसे सोचा भी नहीं जा सकता, जिसे वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है करना। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन नहीं देना। सोल्यूशन ऐसे होने चाहिए जो इम्प्लीमेंटेबल हो, जिन्हें आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो समझ में आने वाले हों। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने चाहिए। और एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। अब ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कहीं आपको किसी को कुछ काम करवाना है, तो वहाँ पे एक तो आपका रिलेटिव आ जाता है और दूसरा पर्सन आपका रिलेटिव नहीं है, तो आप रिलेटिव जो आपका है उसका आप पक्ष लेने लगो, उसे आप कहीं सर्विस में रखवा दो, कहीं कहीं उसकी आप ज़्यादा हेल्प कर दो। तो आपको यहाँ पे एथिक्स पे जोर देना पड़ेगा। आपको दोनों में ये देखना पड़ेगा योग्यता किसमें ज़्यादा है। तो आप उसे रिक्रूट करेंगे जिसकी योग्यता जिसमें ज़्यादा है, जो उसका हक है जिसका उस सर्विस में आने के लिए, तो आप उसकी वहाँ पे हेल्प करेंगे, ना कि आपको रिश्तेदारियाँ निभानी है वहाँ पे। ठीक है, तो रिश्तेदारी आप नहीं निभाएंगे वहाँ, सिर्फ आपको एथिकल वहाँ पे डिसीजन देने होंगे, मोरल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना होगा। While reading the case study, underline all the stakeholders and issues involved and address them in the answer. जब आप केस स्टडी को पढ़ रहे होते हैं केयरफुली, तो जो स्टेक होल्डर होते हैं या इशू जो भी है उसमें, उसे एड्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर अंडरलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसेज हो जाता है। उसके बाद आप भूल जाएंगे कि इसमें क्या स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं कौन कौन है, किस किस की मदद करनी है और इश्यूज़ इसमें क्या है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसे अंडरलाइन कर लें, तो आपके लिए एग्जाम में अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में उन्हें सब पॉइंट्स को आप एड्रेस करें आंसर में अपने। इसके बाद जो लास्ट में आता है, बिल्कुल जब क्वेश्चन आता है ना आपका, तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है एनालाइज करिए, इसके बारे में कमेंट्स करिए आप अपने जो भी करना चाहते हैं। एक आता है क्रिटिकली, लगा देता है शुरुआत में, क्रिटिकली एनालाइज, ये क्रिटिकली इवेल्युएट। जो जहाँ क्रिटिकली लगा देते हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर के दोनों पक्ष देखने हैं, प्रोज भी कॉन्स भी, यानी क्या लाभ है उसके, क्या हानियाँ हैं।
अगर क्रिटिकली लगा दे। बाकी तो जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है वैसे आपको एड्रेस करना है, अपने आंसर को वैसे लिखना है। बाकी अगर क्रिटिकली लगा दे तब आपको यहाँ ध्यान रखना है अपने आंसर में। तो यहाँ पे आपको एड्रेस बोथ साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्वेश्चन, तो दोनों साइड आपको क्या करनी है, एड्रेस करनी है अपने आंसर में। तो आज हमने बात करी GS4 की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ अच्छी होगी GS4 के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत केयरफुली और बहुत पेशेंटली सुनने के लिए मेरे लेक्चर को। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।